हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम उत्तर भारत के मैदान के प्रादेशिक विभाजन पर चर्चा कर रहे थे और पिछली क्लास में हमने प्रादेशिक विभाजन के इसी स्थान पे क्लास को छोड़ा था जहां पे हमने राजस्थान के मैदान पे चर्चा कर ली थी और पंजाब और हरियाणा मैदान को डिटेल में समझ लिया था। आज हम उसके आगे क्लास शुरू करेंगे जहां पर हम ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान पे चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम गंगा के मैदान पे बात करते हैं। गंगा का मैदान, अगली हेडिंग डालिए। गंगा का मैदान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी प्रमुख नदी, इस मैदान में जो प्रमुख रोल निभाती है वो गंगा नदी ही निभाती है। तो इसको हम समझने के लिए पूरा गंगा नदी को हम अलग से पढ़ेंगे नदियों के चैप्टर में, लेकिन चूंकि ये मैदान गंगा नदी के द्वारा ही बनाया गया है तो थोड़ा सा इस नदी के विषय में डिस्कस करेंगे ताकि आप इस मैदान को समझ सकें। तो देखिए, गंगा नदी का पूरा जो क्षेत्र है वही इस मैदान का पोषक है, यानी इस मैदान का निर्माता है और इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो पहले इसको हम इसका डिवाइडेशन कर ले, बॉर्डर। तो देखिए, हमने यहां से बताया था कि यमुना की नदी से गंगा का मैदान शुरू हो जाता है। यमुना नदी से लेकर के ये उत्तर प्रदेश का एरिया, बिहार झारखंड का एरिया, उसके बाद पश्चिम बंगाल का एरिया और उसके बाद ये बांग्लादेश और उसके बाद असम, यानी बांग्लादेश और असम के बॉर्डर तक जो है ये मैदान स्थित है। तो यमुना नदी से लेकर के असम तक, कहां कहां से? यमुना नदी से लेकर बांग्लादेश असम बॉर्डर, असम सीमा तक, ये लगभग 1400 किलोमीटर का मैदान है। इतना लंबा मैदान है। अब इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा है मध्य गंगा का मैदान और तीसरा है निम्न गंगा का मैदान। अब इसका डिवाइडेशन समझ लें इस तरह से। क्या है डिवाइडेशन? उसके बाद हम इसको पूरा डिटेल डिवाइडेशन करेंगे। तो यहां देखिए, सबसे जो पहला है वो है यमुना नदी। पहला जो ये बॉर्डर है वो है यमुना नदी। यमुना नदी से लेकर के और ये 100 मीटर समोच्च रेखा इसको बोला जाता है। समोच्च रेखा, समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा को समोच्च रेखा कहा जाता है। तो 100 मीटर के ऊंचे स्थान को, समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचाई के स्थान को मिलाने वाली एक लाइन है, उसको समोच्च रेखा, 100 मीटर समोच्च रेखा कहा जाता है। वहां तक ये जो है ऊपरी गंगा का मैदान है। ऊपरी गंगा का मैदान कहां कहां से लेकर के? यमुना नदी से लेकर के 100 मीटर की जो समोच्च रेखा है वहां तक ऊपरी गंगा का मैदान कहा जाता है। या इसको जो है 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा भी कहते हैं। 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, यहां तक जो है 100 सेंटीमीटर वर्षा की लाइन है। इसके बाद में यह हो गया मध्य गंगा का मैदान। अगला मध्य गंगा का मैदान। तो अगर ऊपरी गंगा का मैदान कहां कहां से कहां तक है तो बताएंगे, यमुना नदी से लेकर के 100 मीटर समोच्च रेखा तक का जो क्षेत्र है, जिसमें खास करके पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश आएगा, इधर का पश्चिम का उत्तर प्रदेश आएगा, वो ऊपरी गंगा का मैदान कहलाता है। दूसरा जो है 100 मीटर समोच्च रेखा से लेकर के और जो आगे आप जाएंगे, फरक्का वाली जो लाइन है, या आप कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल के बॉर्डर तक, फरक्का या वेस्ट बंगाल की सीमा तक, यहां तक क्या है? ये आपका है मध्य गंगा का मैदान। ये मध्य गंगा का मैदान हो गया।
और इसके बाद ये जो तीसरा सेक्शन बचा, ये खास करके वेस्ट बंगाल में ही है। इसको कहते हैं निम्न गंगा का मैदान। ये कहां तक? बंगाल की खाड़ी तक, बंगाल की खाड़ी तक, यहां तक पूरा। ये जो है आपका 3 सेक्शन में इसको बांटा गया है। तो यमुना नदी से लेकर के 100 मीटर की समोच्च रेखा तक ये हो गई लाइन। फिर यहाँ जहाँ फरक्का पड़ता है लगभग वहाँ तक, और उसके बाद वेस्ट बंगाल तक पूरा जो है ये पूरा एरिया निम्न गंगा का मैदान कहा जाता है। अब नदी के आधार पे इसका मुख्य रूप से डिवीजन है, कौन सी नदी तक कहाँ तक क्या मैदान, कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल हैं, उसको हम डिटेल में देखेंगे। कभी कभी अब आपसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि इन मैदानों में सर्वाधिक ढाल कहाँ पर है। तो ढाल ऊपर से नीचे की तरफ कम होता जाता है। देखिए यहाँ पर जो ढाल होगा वो इस तरह से होगा, लेकिन जैसे जैसे आप मैदानी क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ढाल जो है वो मंद होता चला जाएगा। यानी यहाँ पर नदी की स्पीड तेज होगी, मध्य गंगा में स्पीड और कम हो जाएगी, निम्न गंगा क्षेत्र में जाकर के स्पीड बहुत कम हो जाएगी, और इसके और ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में बढ़ेंगे तो स्पीड और तेज हो जाएगी। ये ढाल है, ये क्या है? ये इस तरह से ढाल है इधर को। तो ढाल आगे जाकर के कम होती जाती है। तो यहाँ देखिए ज़्यादा झुकाव, इसलिए पानी तेज बहेगा तो कटान ज़्यादा होगा, और यहाँ पर डिपोजिशन ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ धीमी हो जाएगी नदी, तो यहाँ डेल्टा बनाएगी जाकर के, यहाँ ज़्यादा निक्षेप करेगी। तो अब ये यहाँ पे ही सब कुछ डिस्कस कर लें, बांगर कहाँ ज़्यादा होगा, खादर कहाँ ज़्यादा होगा। तो जहाँ पर नदी तेज चलेगी वहाँ पर वो पानी का फैलाव ज़्यादा नहीं करेगी, गहराई में ज़्यादा काटेगी, तो वहाँ पर ज़्यादा दूर तक जो है वो खादर नहीं पाया जाएगा। तो ऊपरी गंगा के मैदान में खादर कम है, बांगर ज़्यादा है। मध्य में आप आएंगे तो खादर बढ़ता चला जाएगा, बांगर कम होता चला जाएगा, और जब आप निम्न क्षेत्र में आ जाएंगे तो खादर ही खादर आपको मिलेगा, यानी नई मिट्टी, क्योंकि पानी बहुत दूर तक फैलेगा। तो खादर क्षेत्र अगर बात करें, यहाँ पर बांगर ज़्यादा होगा, बांगर, यहाँ खादर ज़्यादा होगा, और यहाँ भी खादर ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर खादर पाया नहीं जाएगा, यहाँ भी खादर होगा लेकिन खादर कम होगा, ठीक है, बांगर ज़्यादा होगा, और यहाँ पर जो है आगे खादर ज़्यादा होगा, और फिर सबसे ज़्यादा खादर होगा। इस तरह से बढ़ता चला जाएगा खादर का क्षेत्र। उपजाऊ का क्रम अगर बात करें तो जो खादर मिट्टी जहां पर बढ़ती चली जाएगी वहां पर कृषि ज्यादा अच्छी तरीके से, यानी उपजाऊ होती मिट्टी खादर। तो ऊपरी गंगा से लेकर निम्न गंगा की तरफ जो है मृदा की उपजाऊपन जो है वो बढ़ता जाता है। इसीलिए देखिए इधर जितना आप बढ़ेंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, हर एक प्रकार की फसल यहाँ पर उगाई जाती है। तो ये आप मैदानों को समझ गए, इनकी उपयोगिता को समझ गए, ढाल को समझ गए, और वर्षा को भी आप समझ लीजिए। जैसे आप ऊपरी गंगा से निम्न गंगा की तरफ बढ़ेंगे तो वर्षा, अगर वर्षा की बात करें तो वर्षा भी जो है जैसे जैसे आप निम्न गंगा की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे वर्षा की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ से आपका मानसून प्रवेश करता है वेस्ट बंगाल की तरफ से, बंगाल की खाड़ी से, और इधर से ही वर्षा करना शुरू करता है। और जैसे जैसे ऊपरी गंगा मैदान की तरफ बढ़ता है वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है, क्योंकि पानी जो होता है हवा में वो बरस जाता है और आगे जाकर के उसमें नमी कम हो जाती है। तो अगर वर्षा की मात्रा करें तो यहाँ पर वर्षा, ऐसे एक चित्र में सब कुछ आप लिख लेंगे, यहाँ वर्षा में आप 3 एरो लगाइए, 4 लगाइए, यानी वर्षा बहुत ज़्यादा है। इसके बाद यहाँ पर वर्षा कितनी हो जाएगी, यहाँ पर वर्षा में आप 3 एरो लगाइए, यानी कम हो गई। और यहाँ पर वर्षा अब सिर्फ आप 2 एरो लगाइए ऊपर की तरफ, समझने के लिए कि यहाँ पर वर्षा की मात्रा सर्वाधिक है निम्न गंगा मैदान में, वेस्ट बंगाल, बिहार और पूर्वी यूपी में। जब मध्य गंगा के मैदान में आ गए वहाँ पे वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी, और जब आप ऊपरी गंगा के मैदान में पहुँचेंगे तो वर्षा की मात्रा और कम हो जाएगी, और फिर जब आप और आ जाएंगे पंजाब, हरियाणा के मैदान में तो वर्षा और कम हो जाएगी, और जैसे जैसे आप इधर बढ़ते चले आएंगे वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। तो वहीं पर ये देखिए लाइन हमने बताई थी 100 सेंटीमीटर वर्षा की लाइन है, और ये जो है वो 150 सेंटीमीटर वर्षा की लाइन है, और आगे 200 सेंटीमीटर वर्षा की लाइन है। यानी कि
वर्षा की मात्रा जो है वो बढ़ती चली जाएगी। इधर और आगे बढ़ेंगे 200-250 सेंटीमीटर वर्षा। तो जैसे जैसे आप राजस्थान की तरफ बढ़ते चले आएंगे, देखिए ये चीजें आपको रटनी ना पड़े इसीलिए मैं समझा रहा हूं, क्योंकि भूगोल बहुत इजी भी है और बहुत कठिन भी हो जाएगा अगर आप समझेंगे नहीं। तो आप देखेंगे कि जब बारिश यहां से प्रवेश करता है मानसून, तो पहले सबसे ज्यादा वर्षा वेस्ट बंगाल में करेगा, 200-250 सेंटीमीटर वर्षा हो जाएगी। आप डिटेल बताएंगे, हम आंकड़े बताएंगे आपको। आप सिर्फ इतना समझिए कि यहां पर सर्वाधिक वर्षा होगी, और जैसे जैसे मानसून जो है पश्चिम की तरफ बढ़ता चला जाएगा, वर्षा की मात्रा कम होती चली जाएगी। जाहिर सी बात है, ज्यादा पानी लेकर हवाएं चल रही थी, जब बरसता जाएगा पानी की मात्रा कम पड़ती चली जाएगी, बारिश कम होती चली जाएगी, और राजस्थान तक, इधर पंजाब हरियाणा तक पहुंचते पहुंचते वर्षा बहुत कम हो जाएगी। और इधर जो अरब सागर की तरफ से मानसून प्रवेश करता है, वो जो है आप सोच रहे होंगे इधर तो फिर राजस्थान में बहुत वर्षा होनी चाहिए थी, लेकिन इस जो नमीयुक्त हवाएं हैं इनको रोकने के लिए इधर कोई खड़ा ऊंचा पर्वत नहीं है, इसीलिए यहाँ पर राजस्थानी क्षेत्र में वर्षा कम हो पाती है। क्योंकि जो पर्वत है वो इसकी दिशा और पर्वत की दिशा एक ही जैसी है, ऐसे हवाएं चल रही हैं, और इधर को आरावली ही है, तो ये कम रोक पाता है। अगर ये आरावली इस तरह से होता तो ये पूरी हवाओं को रोक लेता, बॉर्डर का काम कर जाता। जैसे हिमालय है तो ये सारी हवाओं को रोक लेता है, बरस जाती हैं, लेकिन ये जाने देता है आगे, ये तो सीधा उसी तरह है ना। तो यही पर्वत अगर इधर इधर को होता तो ये राजस्थान क्षेत्र में बहुत बारिश होती और यहां पर रेगिस्तान नहीं होता। आरावली की दिशा जो है वो मानसून को बरसने ही नहीं देती, अरब के मानसून को। ये सब हम मानसून वाले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप यहां पर गंगा के मैदान में वर्षा को समझ गए, ढलान को समझ गए, बांगर कहां ज्यादा होगा, खादर कहां ज्यादा होगा, इतनी चीजों को आप पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा कि बांगर का क्षेत्र जो है वो ऊपरी गंगा से लेकर के निम्न गंगा की तरफ घटता है, खादर का क्षेत्र ऊपरी गंगा से लेकर निम्न गंगा की तरफ बढ़ता है, और आखिरी में निम्न गंगा में तो पूरा खादर ही खादर क्षेत्र है, डेल्टा तो पूरा खादर ही क्षेत्र है। वर्षा की मात्रा उल्टा है, वर्षा की मात्रा निम्न गंगा से ऊपरी गंगा की तरफ कम होती जाती है, और इसीलिए जो है इधर जो है वर्षा ज्यादा है, नदियों में बाढ़ ज्यादा आती है, इसीलिए खादर भी ज्यादा है। एक लॉजिक है, सीधा सा पकड़ लीजिए। तराई क्षेत्र भी इधर ही ज्यादा मिलेंगे। तो ये हो गया आपका विभाजन। अब नदी के आधार पे इसको पूरा एक स्ट्रक्चर में बांटेंगे, वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा गंगा नदी को भी आप समझ लेंगे, यहीं पे आगे जब नदियां हम पढ़ेंगे तब डिटेल में उसको समझेंगे। लेकिन आप चूंकि मैदान पढ़ रहे हैं तो कौन कौन से मैदान बनते हैं इन नदी के द्वारा, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। डायग्राम कैसा है इस पे आप बिल्कुल न जाइएगा, सिर्फ समझने की कोशिश करिएगा। ये गंगा नदी है, ये कौन सी है, ये गंगा है। अभी इस पे पूरा डिटेल में न जाइएगा कि सर गंगा में ये नदी वो नदी कहाँ है, भागीरथी कहाँ है, अलकनंदा कहाँ, ये सब डिटेल में आप ना पढ़िएगा। जब गंगा नदी को हम पढ़ाएंगे तब हम आपको एक एक नदी एक एक जगह बताएंगे, अभी सिर्फ मैदान को समझिए आप। गंगा नदी में एक नदी आके मिलती है प्रमुख, यमुना। ये कौन सी है, यमुना। गंगा में यमुना मिलती है दक्षिण की तरफ से, और ये जो स्थान है ये कहलाता है इलाहाबाद। इलाहाबाद। अब इलाहाबाद पॉइंट हमने इसलिए बनाया है क्योंकि यहां तक ये अपर गंगा मैदान है, इसी के पास तक, इसीलिए हम इसको डिस्कस करेंगे पहले इधर का। अब दो नदियां यहां पर हम समझ लेंगे, एक रामगंगा, एक रामगंगा और एक गोमती। ये है गोमती, ये है रामगंगा। इसके बाद घाघरा, इसके बाद गंडक, इसके बाद कोसी, और इसके बाद अलग महानंदा। महानंदा। गोमती के बाद कौन सी नदी है, स्ट्रक्चर आप बना लें, घाघरा। घाघरा के बाद में गंडक, गंडक के बाद में बूढ़ी गंडक, कोसी, और कोसी के बाद में महानंदा। महानंदा। ये नदियां सब ऊपर की तरफ गंगा में आके मिलती हैं।
कौन कौन के स्थानों पर मिलती हैं ये भी आप लिख लें। इलाहाबाद में यमुना मिल गई, घाघरा और गंडक के बीच में इधर से सोन नदी आके मिलती है, सोन। यमुना की भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि यमुना में आकर के मिलती है 3 नदियां, आप लिख लें। 3 नदियां आप विशेष करके पढ़ लें, बाकी बाद में हम डिस्कस करेंगे। यमुना में चंबल, चंबल के बाद में बेतवा और केन, और एक नदी आप अलकनंदा भी बना लीजिए, अलकनंदा। ये नदियां मुख्य रूप से हैं, क्योंकि आपसे मैदानों में नदियों के नाम पूछे जाते हैं, कौन सी नदी के द्वारा कौन सा मैदान बनाया जाता है, या किस नदी में कौन कौन सी नदियां उत्तर से या दक्षिण से आकर के मिलती हैं, किन किन जगहों पर मिलती हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि इसको बाद में हम डिटेल में नदियों के चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अलकनंदा जहां पर भागीरथी से मिलती है, ये भागीरथी नदी है, दोनों मिला के गंगा कहलाती है, ये भागीरथी है। पहले भागीरथी नाम होता है अलकनंदा, यहां से देवप्रयाग स्थान है, ये है देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद ये गंगा बन जाती है। रामगंगा जो है वो कन्नौज में मिलती है, कन्नौज। इलाहाबाद में यमुना मिली। गोमती जो है वो आगे आकर के इलाहाबाद के आगे गाजीपुर में। जो घाघरा है ये छपरा में मिलती है। सोन जो है वो पटना में मिलती है, पटना। और गंडक जो है वो गाजीपुर में मिलती है। जो बूढ़ी गंडक है, कोसी है और महानंदा है, तो जो कोसी है वो भागलपुर में मिलती है, और जो महानंदा है वो फरक्का में मिलती है। इस तरह से कुछ प्रमुख स्थान है जहां पर ये नदियां मिलती हैं, उनके भी आप नाम याद रखेंगे। अब ये जो मैदान है वो कहां कहां से बटे हैं, इन पे एक नजर डालें आप। तो ये जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद के पास से ही ये जो स्थान है, ये आप डिवाइड कर दीजिए। यही जो है वो 100 मीटर समोच्च रेखा है, 100 मीटर समोच्च रेखा, या 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा भी आप कह सकते हैं इसको, वार्षिक वर्षा। तो ये डिवाइडेशन आपने बनाया जिसमें इतनी नदियां आ गई। ये है ऊपरी गंगा का मैदान, ये ऊपरी गंगा का मैदान है। अब ये इलाहाबाद के पास से लेकर के, और ये जहां पर आकर के फरक्का में महानंदा मिलती है, ये क्षेत्र, ये बांट दीजिए। ये है मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, जैसा भी पीछे डिस्कस किया था। और इसके बाद का जो क्षेत्र है वो निम्न गंगा का मैदान है, यानी वेस्ट बंगाल, निम्न गंगा का मैदान। तो इस प्रकार से 3 डिवाइडेशन बनते हैं। तो आप किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए, कौन सी नदी कहाँ बह रही है, किस मैदान में, आप इस चित्र से जो है पूरा देख सकते हैं। अब इनमें मैदान जो है वो अलग अलग नदियों के द्वारा अलग अलग मैदान डेवलप किए गए हैं, उन पे हम बात करेंगे। जैसा यमुना और गंगा के बीच का जो मैदान है, ये यमुना और गंगा के बीच का जो दोआब है, इसको गंगा यमुना दोआब कहा जाता है। ये क्या है? गंगा यमुना दोआब, इसको लिख लें। ये गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब जो है वो गंगा और यमुना नदी के बीच में है। किस मैदान का भाग है? ऊपरी गंगा का मैदान का भाग है। राम गंगा और गोमती नदी के द्वारा जो मैदान ये बनाया जाता है, ये मैदान जो राम गंगा के आसपास का मैदान है, जिसमें कुछ भाग गोमती का भी है, ये जो है रुहेलखंड का मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है? रुहेलखंड का मैदान। इसको नाम दीजिए रुहेलखंड, रुहेलखंड।
खंड का मैदान। और गोमती के आसपास का जो क्षेत्र है जो गोमती नदी के द्वारा बनाया जाता है और रामगंगा के द्वारा, ये है अवध का मैदान। ये क्या है? अवध। 3 मैदान जो है वो ऊपरी गंगा के मैदान में आते हैं। तो यहां पर इसको नोट कर लेंगे इसे। ऊपरी गंगा का मैदान, तीन भाग में है। एक तो गंगा यमुना का दोआब, इसमें क्या क्या आता है? गंगा प्लस यमुना के द्वारा क्या बनाया जाता है? गंगा यमुना दोआब। दूसरा है रुहेलखंड का मैदान। रुहेलखंड मैदान किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? रामगंगा और गोमती नदी द्वारा। 2 नदियों का योगदान है इसमें, रामगंगा प्लस गोमती। और तीसरा मैदान है इसमें अवध का मैदान। अवध का मैदान, अवध का मैदान गोमती और घाघरा के बीच में है। गोमती प्लस घाघरा, ये घाघरा नदी है तो गोमती प्लस घाघरा के बीच में जो है वो अवध का मैदान आता है। और यही डिवाइडेशन है इस तरह से। ऊपरी गंगा के मैदान में 3 मैदान शामिल हैं, गंगा यमुना दोआब, रुहेलखंड मैदान और अवध मैदान। अब देखिए यहां पे घाघरा और गंडक के द्वारा एक मैदान बनाया जाता है। एक मैदान गंडक और बूढ़ी गंडक के द्वारा बनाया जाता है। एक मैदान बूढ़ी गंडक और कोसी के द्वारा बनाया जाता है। तो ये मैदानों के क्या नाम है? तो ये आते हैं मध्य गंगा के मैदान, और एक सोन नदी के आसपास भी मैदान है। तो ये सभी जो है मध्य गंगा के मैदान में आते हैं मैदान, उनको भी नोट करेंगे। और नदियां नोट करेंगे, किस मैदान में कौन कौन सी नदियां किधर किधर से आके मिलती हैं, वो इस चित्र से स्पष्ट है। आप इसे डिटेल में देख लीजिएगा। जैसे कि यमुना जो है वो ऊपरी गंगा में ही बहती है, रामगंगा जो है वो ऊपरी गंगा मैदान में है, अलकनंदा, ये सभी नदियां जो है चंबल, बेतवा, केन, यमुना, ये सब मैदान कहाँ हैं? ऊपरी गंगा के मैदान में है। जब मध्य गंगा मैदान की बात करेंगे तो गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और सोन नदियों के द्वारा ये बनाया गया मैदान है। और इसमें कौन कौन से मैदान आते हैं उनको नोट कर लें। मध्य गंगा का मैदान लिखते जाइएगा सब कुछ आप, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, इसमें कौन कौन से मैदान शामिल हैं? तो ये जो है ये पूर्वी यूपी है। ये क्या है? ये है पूर्वी यूपी का मैदान। ये जो है सारण का मैदान है, सारण। और ये जो है पश्चिम बंगाल का मैदान है। ये क्या है? वेस्ट बंगाल मैदान। और ये जो है मगध का मैदान है, मगध। तो देखिए घाघरा और गंडक के द्वारा कौन सा मैदान बनाया जा रहा है? पूर्वी यूपी का मैदान। तो पहला मैदान इसमें है, उसको बोलते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश मैदान। कौन सी नदियों के द्वारा बनाया जाता है? घाघरा प्लस गंडक के द्वारा, घाघरा और गंडक नदियों के द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान बनाया जाता है। कई प्रकार से क्वेश्चन ये आएगा कि मध्य गंगा के मैदान में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, या इस नदी के द्वारा कौन सा मैदान का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया सारण का मैदान कौन सी नदियों के द्वारा बनाया जाता है, तो अगला जो मैदान है वो सारण का है, जो गंडक और बूढ़ी गंडक के द्वारा बनाया जाता है। सारण का मैदान किसके किसके द्वारा? गंडक प्लस बूढ़ी गंडक, 2 नदियां हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल का मैदान जो है वो कोसी और महानंदा नदियों द्वारा बनाया जाता है। वेस्ट बंगाल का मैदान, कोसी, कोसी नदी जो है पढ़ाएंगे इसको,
जब नदी पढ़ेंगे, बिहार का शोक कही जाती है, क्योंकि कोसी नदी अपना रास्ता बहुत ज्यादा बदलती है। जैसे जैसे आप निम्न गंगा के मैदान की तरफ आते जाएंगे, वैसे वैसे नदियां जो है वो अपना रास्ता बदलने लगती हैं और विसर्प बनाती हैं और गोखुर झीलें बनाती हैं, मोड़दार रास्ते अपनाती हैं। तो वेस्ट बंगाल का मैदान कोसी और महानंदा के द्वारा बनाया जाता है। और इसके बाद जो मैदान है वो खादर और डेल्टा का, जो वेस्ट बंगाल का मैदान है वो निम्न गंगा का मैदान ही कहलाता है। सोन नदी के आसपास जो है वो मगध का मैदान भी आप लिख सकते हैं, मगध का मैदान, सोन नदी। तो इस तरह से ये आपका कुछ मैदानों के नाम हैं जो अलग अलग मैदानी क्षेत्र में पड़ते हैं। अब जो निम्न गंगा का मैदान है वहां पे एक पॉइंट आप नोट करेंगे, वो है सुंदरबन डेल्टा। जो निम्न गंगा का मैदान हेडिंग डालेंगे उसमें क्या विशेषता है, निम्न गंगा का मैदान। तो आप जानते हैं कि गंगा नदी इस तरह बहती हुई आखिरी जब वेस्ट बंगाल को पार करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसका क्षेत्र जो है वो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल जो अपने देश का है उसमें दोनों में आता है। और ये खादर का विस्तार है, खादर भूमि का विस्तार है। तो निम्न गंगा के मैदान में क्या लिखेंगे, सुंदरबन डेल्टा इसी का भाग है। सुंदरबन डेल्टा जो किस नदी के द्वारा बनाया जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जाता है। तो सुंदरबन डेल्टा यूनेस्को की साइट है, टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, सुंदरबन नेशनल पार्क, सब डिटेल में आप पढ़ेंगे किसी न किसी चैप्टर में, तो इतना आप लिख लीजिए। तो ये हो गया आपका गंगा का मैदान। इसके बाद आपका बचता है ब्रह्मपुत्र का मैदान, उसको भी एक हेडिंग में जल्दी से निपटा लें। अगली हेडिंग डालें ब्रह्मपुत्र का मैदान, बस यही लास्ट है, इसको भी समझ लें। इसको जो है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित किया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है, पहला पॉइंट यही हो गया। और दूसरा, ये कहां से कहां तक फैला है, तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी यहां से प्रवेश करती इस तरह से और बांग्लादेश में होते हुए गंगा में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो इस तरह से तिब्बत से आती है, अरुणाचल प्रदेश, असम होते हुए, और ये बांग्लादेश में आके गंगा से मिल जाती है। फिर ब्रह्मपुत्र और गंगा का संयुक्त डेल्टा बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा। तो ये जो है सदिया से, यहां सदिया स्थान है एक, सदिया, और यहां पर एक स्थान है धुबरी। धुबरी, सदिया से लेकर के धुबरी के बीच में असम में ये नदी बहती है, यानी कि असम में ये सदिया नामक स्थान से प्रवेश करती है और धुबरी नामक स्थान से ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो सदिया से लेकर के धुबरी तक का जो एक क्षेत्र है वो एक मैदान का निर्माण करती है। तो असम में सदिया से धुबरी तक एक मैदान का निर्माण करती है, एक मैदान बनता है। यहां खादर मैदान पाया जाता है। खादर क्यों, क्योंकि ये जो है यहां पर गंगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका पानी बहुत दूर तक बाढ़ फैलाता है, बहुत फैलाव तक, और यहां पर एक माजुली द्वीप भी स्थित है। यहीं ब्रह्मपुत्र में, पुत्र नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है, जो एक बहुत बड़ा नदी के बीच में स्थित द्वीप है। इस तरह से ये नदी द्वीप कहलाएगा। क्या नाम है इसका, माजुली। और ये नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। कहां पे है, असम में। माजुली द्वीप एक नदी द्वीप है। नदी द्वीप क्या होते हैं, जब नदी के मार्ग में बीच में कोई अवरोध आ जाता है तो वहीं पर जो है एक द्वीप का निर्माण हो जाता है नदी के बीच में। तो ये एक नदी द्वीप है। तो ब्रह्मपुत्र के मैदान में इतना लिखा आपने बहुत कुछ, और इसकी ढाल जो है वो इधर पूरब से दक्षिण पश्चिम की तरफ जो है वो ढाल है इसकी, और ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा ये मैदान बनाया जाता है।
खादर इसमें पाया जाता है, इसलिए बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पर अनेक खेतियाँ जो खादर क्षेत्र में की जा सकती हैं, करी जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने उत्तर भारत के मैदान को टोटल डिस्कस कर लिया है। इसके भौतिक विभाजन के रूप में बांगर, खादर, भाबर, तराई इत्यादि को समझ लिया था, और प्रादेशिक विभाजन में हमने इसको वर्गीकरण को पूरा डिस्कस कर लिया है। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, जब हम शुरू करेंगे प्रायद्वीपीय पठार जो क्षेत्र है वहाँ पे जो है कौन कौन से पर्वत पठार हैं, वो सब बात पे डिस्कस करेंगे। तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।